नमस्कार बच्चों, बेटा मैं संजय सर। आज मैं कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान में बेटा सदिशों का विश्लेषण टॉपिक लेकर आया हूं। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों की बात की थी, तो भौतिक राशियों में बताया था कि कितने प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं और जो सदिश राशियां हैं उस सदिश राशि के प्रकार भी बताए थे, पोलर वेक्टर और नॉन पोलर वेक्टर यानी कि एक्सियल वेक्टर। ठीक है बेटा, आज हम बात करने वाले हैं सदिशों का वर्गीकरण। जो सदिश है उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अगर हम सदिशों की बात करें बेटा, सदिश, ठीक है, सदिश का मतलब एरो, जिसको हम एरो से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से एरो, इसे कहते हैं हम सदिश। अगर किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर। प्रकृति, सदिशों की प्रकृति के आधार पर, ठीक है नहीं, कुछ श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्गीकृत, ठीक है बेटा, वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से श्रेणियां होंगी? जैसे बात करें अगर फर्स्ट श्रेणी, पहली श्रेणी, ठीक है, पहली श्रेणी है समान सदिश। किसकी बात कर रहे हैं हम? समान सदिश, ठीक है बेटा। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। समान सदिश की हम बात कर रहे हैं। तो समान सदिश क्या होते हैं? किसे कहते हैं हम समान सदिश? बेटा समान सदिश कहते हैं दो या, यानी कि ऐसे दो या, ठीक है, दो समांतर सदिश जिनके परिमाण का मतलब जैसे लंबाई है, उनकी लंबाई और दिशा कैसी हो? समान हो, ठीक है नहीं। अगर कोई दो सदिश हमने ले लिए, एक सदिश ये ले लिया हमने ए सदिश, ठीक है, ए सदिश, दूसरा सदिश हमने ले लिया बी सदिश, बी, तो दो सदिश हमने ये ले लिए, एक ए सदिश है और एक दूसरा बी सदिश है। यानी कि ऐसे ये दो सदिश हैं जिनके परिमाण, यानी कि ये जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये लंबाई कैसी है? बराबर है, और दिशा भी कैसी है? समान है, यानी कि एक ही दिशा में है दोनों के दोनों। तो इसे इन्हें कहेंगे हम समान सदिश। क्या कहलाएंगे बेटा? ये समान सदिश, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे बिंदु की, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा? तो बेटा दूसरा बिंदु, क्योंकि अभी तो पहले की बात की थी, तो अब बात करें हम दूसरे पॉइंट की। तो बेटा दूसरा पॉइंट क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो विपरीत, ठीक है, सदिश, विपरीत सदिश, बात में आ गई। इस विपरीत सदिश को हम ऋणात्मक सदिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? ऋणात्मक सदिश, ठीक। इंग्लिश इसकी लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको बताओ बेटा? इसको कहते हैं अपोजिट वेक्टर्स, यानी कि विपरीत मतलब अपोजिट वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। अब ये होते क्या हैं इसकी बात करते हैं। तो बेटा ऐसे दो सदिश, यानी कि ऐसे दो सदिश वो कैसे हो? समांतर हो, परिमाण में समान हो, परंतु उनकी दिशाएं कैसी हो? विपरीत। अभी जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये समान है, दिशा भी समान है, परिमाण में भी समान है, लेकिन ये वेक्टर क्या होने चाहिए? देखो परिमाण में तो समान है ए वेक्टर, और दूसरा क्या है? बी वेक्टर। ये परिमाण में तो समान है, लेकिन दिशा में कैसे हैं? विपरीत है। देखो एक वेक्टर की दिशा इधर की ओर है तो दूसरी की उसके उल्टी दिशा में है। तो इस प्रकार के जो वेक्टर होंगे, जो सदिश होंगे, उसे कहेंगे हम विपरीत सदिश, यानी कि अपोजिट वेक्टर, ठीक है। ऋणात्मक सदिश यानी कि नेगेटिव वेक्टर, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। जो नेगेटिव का साइन होता है बेटा, ऐसे करके ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के बी वेक्टर, ये बराबर है परिमाण में, लेकिन कैसे एक दूसरे के विपरीत। ये जो माइनस का साइन है यहाँ पर, ये माइनस का साइन बता रहा है कि बेटा क्या बता रहा है माइनस का साइन? ये बता रहा है कि एक दूसरे के ये अपोजिट है, विपरीत है। लेकिन ऊपर की बात करें तो ये होगा ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ये परिमाण में भी बराबर है और दिशा में भी समान है, ठीक है। ये कंडीशन इनकी होगी, क्लियर। इसके बाद अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, यानी कि तीसरा इसका वर्गीकरण करेंगे तीसरा। तो बेटा तीसरे प्रकार में अगर हम देखें तो उसे कहेंगे समरेखीय सदिश। क्या कहेंगे बेटा? समरेखीय सदिश, ठीक है। समरेखीय सदिश को क्या कहते हैं बेटा? इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉलिनियर वेक्टर्स। क्या कहेंगे इसको? कॉलिनियर
वेक्टर्स, ठीक है, कॉलिनियर वेक्टर्स। यह है समरेखीय सदिश। समरेखीय मतलब समान रेखीय, यानी कि मतलब क्या कहेंगे कि एक समान रेखीय, समान अथवा असमान परिमाण के वे सदिश जो परस्पर समांतर हों। कैसी हो बेटा? समांतर होने चाहिए। यानी कि एक वेक्टर ये है, चाहे तो वो समान वेक्टर समान परिमाण के हों, चाहे वो असमान परिमाण के हों। जरूरी नहीं है कि जैसे इनमें हमने समान परिमाण की बात करी है तो परिमाण यानी कि लंबाई उनकी बराबर हो, नहीं, बराबर उनकी लंबाई छोटी बड़ी हो सकती है। एक छोटा वेक्टर है, देखो, एक बड़ा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन कैसे? समांतर है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ से यहाँ तक दूरी देखेंगे तो जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक उतनी दूरी यहाँ पर भी है। किसी बिंदु पर देखें उनके बीच की दूरी कैसी है? बराबर है, लेकिन उनकी जो लंबाइयाँ हैं, जो परिमाण हैं, वो बराबर हो या ना हो। यानी कि हो ये तो है, या फिर या ऐसा करके देखें कि बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी वो जो सदिश है क्या देखेंगे उसके अंदर? कॉमन देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के समांतर होने चाहिए, तभी ये समरेखीय सदिश कहलाएंगे। ठीक है, नहीं क्या कहलाएंगे? ये समरेखीय सदिश। ठीक है बेटा, इन्हें कहेंगे समरेखीय सदिश। अब देखो जरूरी नहीं है, आप देखो ये एक दिशा में हो सकते हैं, विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पर एक डायग्राम बना दें, ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं कि एक सदिश तो ये गया ए सदिश, ठीक है, और इसके विपरीत सदिश समांतर है, लेकिन क्या है उसके बी विपरीत है, विपरीत हो गया। ठीक है ना, तो ये भी कैसे होंगे? समरेखीय सदिश होंगे। तो तीन कंडीशन बन गई हमारी, 1, 2 और ये 3। इस प्रकार से जो कंडीशन होंगी उसे कहेंगे समरेखीय सदिश। ठीक है बेटा, अब इसके बाद देखो जरा नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 की। चौथा नंबर क्या होगा बेटा? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे, सभी हम नहीं बताएंगे, ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। अब देखें सह प्रारंभिक सदिश। क्या देखेंगे? सह प्रारंभिक सदिश, सह प्रारंभिक सदिश। ठीक है बेटा, सह प्रारंभिक यानी कि एक साथ शुरू होने वाले, एक ही जगह से शुरू जो होने वाले वेक्टर हैं वो क्या कहेंगे? सह प्रारंभिक सदिश होंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोइनिटियल वेक्टर्स। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कोइनिटियल वेक्टर्स। ठीक है बेटा, कोइनिटियल्स वेक्टर। अब ये कैसे सदिश होंगे? जैसे एक बिंदु है, ये बिंदु क्या है? ओ बिंदु है, इसी बिंदु से होकर शुरू हो। ठीक है, एक वेक्टर ये गया, एक वेक्टर ये गया, एक ये, एक इस प्रकार से और एक ये। ठीक है, नहीं, इस प्रकार से वेक्टर जा रहे हैं। माना ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है और ये ई वेक्टर है। ये सबके सब कैसे हो रहे हैं? एक ही बिंदु से शुरू हो रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा में कि वे सभी सदिश यानी कि वे सभी सदिश, ठीक है नहीं, जिनका प्रारंभिक बिंदु कैसा हो? एक ही हो, यानी कि एक समान हो। सबका प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। तो सम प्रारंभिक सदिश कहलाएंगे, इन्हें कहेंगे सम प्रारंभिक सदिश। क्लियर हो गया ना? किसे कहते हैं सम प्रारंभिक सदिश? यानी कि सह प्रारंभिक सदिश, कोइनिटियल वेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर, ठीक है। अब 5 नंबर क्या? 5 नंबर में हम कह सकते हैं जैसे एकांक या मात्रक सदिश। किसकी बात करें? एकांक या मात्रक। एकांक को मात्रक भी कहते हैं ना, एकांक या मात्रक सदिश। ठीक है बेटा, एकांक या मात्रक सदिश। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहेंगे बेटा? यूनिट वेक्टर्स। ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसको? हम यूनिट वेक्टर्स कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये यूनिट वेक्टर होते क्या हैं? ठीक है, वे सदिश जिनका परिमाण इकाई अर्थात एक होता है। कितना होता है बेटा? एक होता है। जिनका परिमाण क्या होता है? एक होता है। तो वो वेक्टर एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर या मात्रक सदिश कहलाते हैं। ठीक है बेटा, मात्रक सदिश कहलाते हैं। जैसे इसमें सपोज करें हम कि इसको हम ए वेक्टर से ए कैप लगा के ऊपर कैप लगा देते हैं, ऐसा करके कैप से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे।
ए कैप, ऐसा करके कैप लगाएंगे, ऐसे कहेंगे एकांक सदिश या मात्रक सदिश। ये कौन सा सदिश है? ये वो सदिश है जिसका परिमाण कितना है? एक है। यानी कि किसी वेक्टर का परिमाण, किसी वेक्टर का परिमाण क्या हो? बराबर एक हो। अगर एक है परिमाण तो वो एकांक वेक्टर है। इसको हम ए कैप से प्रदर्शित करते हैं, ए कैप ऐसा करके लगाते हैं हम, ठीक है, ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बराबर किसके होगा? तो ए कैप जो होगा ये बराबर होगा ए वेक्टर, जो हमने वेक्टर लिया, ठीक है, और उसका जो परिमाण है ए वेक्टर बटे ए जो उसका परिमाण होगा, इस प्रकार से उसके बराबर होगा। ये सूत्र होता है इसका एकांक वेक्टर का, ठीक है। एकांक वेक्टर होता है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए, इसे कहेंगे हम एकांक वेक्टर। क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब इसके बाद बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, और इसके बाद जो हमारा 6 नंबर है वो 6 नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके आगे भी काम आएगा इसी चैप्टर में। उसे कहेंगे हम लंब कोणीय, ठीक है, लंब कोणीय एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश। इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज्यादा ये, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, ये भी मैं बताता चला जा रहा हूं। इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल, ठीक है, लंबकोणीय ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, लंबकोणीय एकांक सदिश होता है ये। और ये सदिश होते क्या हैं, इसको अच्छे से देख लो। देखो बेटा, आपने देखा होगा कि हमने जब डायरेक्शन की बात करी थी, एक्सिस की बात करी थी, वहां पर हमने बताया था कि 1D 2D 3D, ठीक है, बताया था। तो उसमें 1D 2D और 3D में इस प्रकार से डायरेक्शन लिखी थी, ठीक है, एक्सिस हमने बनाई थी। ये बात समझ आ रही है? नहीं, कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या थी? एक्स, ये क्या था? वाई, और ये क्या था? जेड। 3 एक्सिस थी, 3 डायरेक्शन थी हमारी। 1D 1 डायरेक्शन जिसमें एक्स एक्सिस का यूज किया जा रहा है, 2D जिसमें 2 एक्सिस का किया जा रहा है, 3D जिसमें 3 एक्सिस का यूज किया जा रहा है। यानी कि 3 प्रकार की विमाएं थी हमारी, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। और क्या थी? गति के लिए बात की थी। तो उसी प्रकार से अगर हम लंबकोणीय एकांक सदिश की यहाँ पर बात करें तो बेटा उसका एकांक सदिश एक्स एक्सिस में होता है आई एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर है ना ये, जिस पर कैप लगा देते हैं वो क्या बन जाता है? यूनिट वेक्टर, जैसा भी बताया था। ये कैप लगाया तो कैप लगा के क्या बन गया? यूनिट वेक्टर, यानी कि एकांक या मात्रक सदिश, ठीक है बेटा। कैप लगा दिया आई पर तो एकांक वेक्टर बन गया। कैसा? लंबकोणीय होगा। लंबकोणीय एक दूसरे के लंब है, देखो ये और ये, इनके बीच में 90 डिग्री, इनके बीच में 90, इनके बीच में 90, इनके सब के सब क्या, तीनों के तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। ये कैसे एक दूसरे से 90 डिग्री पर? तो वाई एक्सिस में जो सदिश बनेगा वो बनेगा जे, क्या बनेगा बेटा? जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद जो हमारा जेड है ये वाला एक्सिस, इसमें बनेगा के यूनिट वेक्टर, आई जे के। ये जो आई जे के वेक्टर हैं यही लंबकोणीय एकांक सदिश कहलाते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कि लंबकोणीय अक्षों एक्स वाई और जेड अक्ष की दिशाओं में एकांक सदिशों को आई व एकांक वेक्टर, जे एकांक वेक्टर, के एकांक वेक्टर के रूप में लिखा जाता है। इन्हीं लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं, अर्थात ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब इसमें जो स्थिति है इन तीनों की क्या होती है बेटा? देखो इनका मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बताया था ना ऊपर कि यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इन सब का भी परिमाण जो होता है वो 1 होना चाहिए। कैसे कि आई एकांक सदिश बराबर जे एकांक सदिश बराबर के एकांक सदिश बराबर, अब एक कब होगा? इनका परिमाण, ये नहीं होंगे बराबर, क्या होगा? इनका परिमाण निकाल दें, इसका भी परिमाण निकाल दें। ये परिमाण की बात करें, मोड लगा दें तो परिमाण निकल जाता है, ठीक है ना। तीनों पे मोड लगा दिया, तीनों मोड लगा के तीनों क्या हो गए? बराबर, और इनका मान क्या होगा? 1 होगा। इस प्रकार से क्या होगा? 1।
क्लियर हो गया नहीं? ठीक है ना, इसे कहेंगे लंबकोणीय सदिश ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, और इनका जो परिमाण होता है उन सब का क्या होता है? 1 होता है। ठीक है बेटा, कितना होता है? 1। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छे से इसको एक बार और रिपीट कर लेना। ठीक है बेटा, अब इसके बाद बात करते हैं अगले नंबर की। ठीक है, अगला नंबर हमारा है, अभी जो नंबर था हमने कौन सा लिखा था? 6 नंबर था, 6, अब है 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर में हम लिख देते हैं शून्य वेक्टर। क्या लिखे 7 में? शून्य सदिश। ये शून्य सदिश क्या होता है? ठीक है बेटा, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम, ठीक है, शून्य सदिश को नल, मतलब खाली, बिल्कुल नल वेक्टर्स। ठीक है बेटा, नल वेक्टर्स। अब ये होता क्या है? वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। किसका परिमाण हो? कि कोई भी सदिश ले लें, अगर उसका परिमाण शून्य है, जैसा अभी हमने लिया था ए सदिश, इसका परिमाण ऐसा करके अगर मोड लगा दें बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो इसे हम शून्य सदिश कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? हम शून्य सदिश कहेंगे। ठीक है, इसको हम जो प्रदर्शित करते हैं शून्य सदिश को क्या कहते हैं? हम इसको 0 से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? हम 0 वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम 0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ पर। ठीक, अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब सदिश के प्रारंभिक, जो सदिश है हमारा, उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु कैसे होने चाहिए? संपाती होने चाहिए, और इनका परिमाण शून्य होना चाहिए, और इनकी दिशा अनिश्चित होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है इसके लिए कि क्या? कि सदिश के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो हैं वो कैसे होने चाहिए? संपाती होने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उन दोनों का योग जो है, संपाती का मतलब एक दूसरे के विपरीत होंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, संपाती होने चाहिए। सबका योग क्या होना चाहिए? शून्य। कितने भी बिंदु आवेश हों, सबका योग 0 होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के बी वेक्टर हो सकता है नहीं? इसका मतलब क्या है कि दोनों परिमाण में तो बराबर हैं, परंतु कैसे? विपरीत है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन की बात आ गई, तो ये माइनस साइन बताता है कि परिमाण में क्या है? ये विपरीत है। ठीक है, इस शून्य सदिश की और भी बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। जैसे एक हम कोई ऐसी ले लें नॉट पॉइंट में, कि नॉट पॉइंट ले लें हम इसका। ठीक है बेटा, तो नॉट पॉइंट पर हम क्या लें? हम मान लें कि शून्य सदिश जो है वो सदिशों का एक तत्सम अवयव है। कैसा है बेटा? तत्सम अवयव। जो शून्य सदिश है, ठीक है, शून्य सदिश कैसा है? सदिशों का, यानी कि सदिश योग का, ठीक है, क्या बेटा? तत्समक अवयव है। तब क्या स्थिति होगी? इसका मतलब है कि जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर इसके लिए, ए वेक्टर के लिए क्या स्थिति होगी बेटा? ए वेक्टर के लिए होगा ए वेक्टर प्लस 0 वेक्टर बराबर 0 वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और इसका जो मान होगा टोटल वो ए वेक्टर ही निकल के आएगा। क्लियर है ना? ठीक है, ध्यान से देख लो कि अगर शून्य सदिश योग का तत्समक अवयव है, तो उस स्थिति में ए वेक्टर के लिए ए वेक्टर प्लस शून्य वेक्टर इज इक्वल टू शून्य वेक्टर प्लस ए वेक्टर, चाहे तो इसको पहले लगा दो चाहे बाद में जोड़ दो। ठीक है, बराबर ए वेक्टर के ही होगा। इसका परिमाण क्या होगा? ए वेक्टर के बराबर ही होगा। ठीक है, अब दूसरे नोट पॉइंट में अगर हम बात करें, दूसरे नोट पॉइंट में, इसमें सेकेंड नोट पॉइंट बना ले, तो उसमें देखें कि हमारे पास अगर ऐसी कंडीशन है कि शून्य सदिश को किसी संख्या से गुणा कर दें, जैसे m से गुणा कर दी। किससे कर दी हमने? 0 सदिश की गुणा कर दी m से। कोई भी संख्या है, शून्य कोई भी संख्या हमने, तो कितना आएगा? 0 सदिश आएगा। किसी भी संख्या से गुणा करते कितना आएगा? 0 सदिश आएगा। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर थर्ड पॉइंट की बात करें इसके, तो तीसरे पॉइंट में हम देख सकते हैं कि कोई भी शून्य, यानी कि जो हमारी सदिश है ये, इस सदिश की शून्य से गुणा कर दें। किसकी? कोई भी एक परिमित सदिश ले लें, जैसे मान लिया ए सदिश ले लिया, परिमित सदिश, उसकी किससे कर दें? 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 से मल्टीप्लाई करके वो 0 सदिश बन जाता है।
क्या बन जाता है वो, जीरो सदिश। किसी भी संख्या से गुणा करेंगे शून्य सदिश की तो शून्य सदिश रहेगा। अगर किसी भी वेक्टर की, कोई भी वेक्टर है उसकी अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जीरो सदिश बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, बात समझ में आ गई है। ठीक है, और ये भी बात समझ में आ गई आपके। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो 7वें नंबर की बात चल रही थी, अब बात करते हैं 8वें नंबर की। ठीक है, 8वां पॉइंट। 8वें पॉइंट पे अब हम किसको बताएं, इसमें बताते हैं मुक्त सदिश। एक सदिश ले लेते हैं, मुक्त सदिश। अब देखो मुक्त मतलब फ्री, ठीक है ना, मुक्त मतलब क्या है, फ्री वेक्टर। क्या कहेंगे इसको हम, फ्री वेक्टर। अब ये फ्री वेक्टर क्या होता है, वे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु नियत न हो, ठीक है, और जिसके प्रारंभिक बिंदु को उस रेखा पर स्थित किसी अन्य बिंदु पर विस्थापित करने पर सदिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो मुक्त सदिश कहलाता है। जैसे विस्थापन, वेग आदि मुक्त सदिश होते हैं। देखो यहाँ इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक, ये बिंदु क्या है ए, ये क्या है बी, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। ये दोनों बिंदु निश्चित नहीं हो, ठीक है, कैसे बिंदु हो, ये निश्चित नहीं हो, इनकी नियत ना हो, तो इसका प्रारंभिक बिंदु नियत नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये मुक्त सदिश है, यानी कि जो विस्थापन होगा इसका विस्थापन, वो विस्थापन क्या होगा, मुक्त सदिश होगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु विस्थापन के परिवर्तन के दर यानी कि आगे पहुंच गई सी बिंदु, अब ए और सी लास्ट हो गया इसका, ठीक है, नहीं प्रारंभिक ईयर सी लास्ट हो गया, पहले ये था फिर ये चेंज हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन हो गया अब। ठीक है ना, तो विस्थापन की जो परिवर्तन की दर है वो क्या है, वेग है। तो वेग और विस्थापन, ठीक है बेटा, विस्थापन और वेग ये दोनों क्या होंगे, हमारे मुक्त सदिश होंगे, इन्हें हम कहेंगे मुक्त सदिश। ठीक है बेटा, ये सदिशों की बात थी। अब एक सदिश और देख लेते हैं लास्ट। ठीक है, एक सदिश और देख लेते हैं अब 9वें नंबर, ये देखते हैं हम समतलीय सदिश या सह समतलीय। ठीक है बेटा, क्या लिखते हैं, समतलीय सदिश या सह समतलीय, यानी कि समतलीय सदिश। ठीक है, समतलीय सदिश। ठीक बेटा, पैरेलल। अब सदिश की बात करें, समतलीय यानी कि एक ही तल में होनी चाहिए, जिसे हम कहेंगे कोप्लेनर, यानी कि प्लेन में, यानी कि प्लेनर वेक्टर। क्या कहेंगे इसको हम, प्लेनर वेक्टर। ठीक है बेटा, प्लेनर वेक्टर्स क्या होंगे ये, अगर हम इसमें देखो वे सभी सदिश जो एक ही तल में स्थित होती हैं, कैसे तल में हो, एक ही तल में। जैसे ये प्लेन कागज है, इस कागज के तल में हो, चाहे वो इधर जा रहा हो चाहे वो इधर जा रहा हो, ठीक है, चाहे वो ऐसे आ रहा हो इधर की ओर आ रहा हो, चाहे वो इस प्रकार से जा रहा हो, तो ये सब के सब जो सदिश होंगे, ये ए सदिश है, ये बी सदिश है, ये सी सदिश है, ये डी सदिश है, ये सब के सब सदिश एक ही तल में हो, प्लेन। अगर ऐसा देखें सब एकदम ऐसे दिखाई देने चाहिए सामने, एक ये हो गया, ठीक है, ये जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया। यह प्लेन पर कागज भी तो है, तो कागज पे तो रखे दोनों पेन, एक पेन रखा है और ये इसका कैप रखा है, कागज पे रखा है, तो इसका मतलब एक ही तल में है। तो अगर इस प्रकार से एक ही तल में होंगे तो इसे कहेंगे समतलीय सदिश। तो कितने भी सदिश हो, चाहे ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि एक्स वाई जेड, कितने भी हो ए टू जेड, तो वो सबके सब सदिश अगर एक ही तल में है, जैसे प्लेन एक ही प्लेन में है, तो उन्हें कहेंगे समतलीय सदिश। वे सभी सदिश जो हैं वो समतलीय सदिश कहलाएंगे। ठीक है बेटा, अब जो हमने बात की थी, ये बात की है आज, किसकी बात की है आज हमने, सदिशों के वर्गीकरण की बात की है। ठीक है बेटा, सदिशों का वर्गीकरण हमने ये देख लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जानना बहुत जरूरी है सदिशों को पढ़ने के लिए। अब सदिशों में, इसमें हम सदिशों का जोड़ना सीखेंगे बेटा अपनी अगली वीडियो में, और सदिशों का घटाना सीखेंगे, किस प्रकार से सदिशों को जोड़ते हैं और किस प्रकार से सदिशों को घटाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, उसी पर आधारित है हमारा चतुर्भुज का नियम, जो हमारा सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम है, वो उसी के नियम पर आधारित है, योग वाले नियम पर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखना, हमारी जो आने वाली वीडियोस को भी बहुत अच्छे से समझ लेना। तो उसके लिए आप जल्दी से, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा रहा है तो उसको दबा के व्हाइट कलर में कर दें। ठीक है, व्हाइट दिखाई देगा या फिर वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा बेटा। जो भी वीडियो आएंगी वो सबका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सभी बच्चों के पास वीडियो को शेयर कर दें। ओके बेटा, गुड बाय।